तो हम लोग आज जेसन में एक लाइव प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग फेच लाइव स्टॉक मार्केट डेटा करेंगे विद जेसन एपीआई एंड पाइथन। बहुत सारे ऐसे एपीआईज हैं जो हम लोग को फ्री में अकाउंट बनाने को देते हैं और वहाँ से हमें एक एपीआई की मिलती है और उस एपीआई की के थ्रू हम लोग कोई भी लाइव डेटा फेच कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसा एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक वेबसाइट है, इसका नाम है marketstack.com। marketstack.com में आप देख सकते हैं एज ए स्टूडेंट आप 100 मंथली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रियल टाइम इंट्रा डे एनालिसिस चाहिए तो इनका पेड प्लान है। फिलहाल हम लोग यहाँ रियल टाइम इंट्रा डे वाले पे जाके यहाँ से गेट एपीआई की कर लेंगे और ये हमें एक अकाउंट बनाने को कहेंगे जो बहुत सिंपल साइन अप प्रोसेस है। अब जब आप अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपकी एक एपीआई एक्सेस की यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये जो एपीआई एक्सेस की है इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले, और ये बाद में मैं रीसेट कर दूंगा तो आप ये वाली नहीं यूज़ कर पाएंगे की, आपको अपनी की ही यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसको यूज़ करने के लिए कैसे करना है, हमें यहाँ से सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्जन 1 एपीआई का और वर्जन 2 दोनों का है। तो अभी वर्जन 2 ज़्यादा एडवांस होगा तो हम लोग उस पे जाते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल एपीआई रिक्वेस्ट दी है, ये एक एग्जाम्पल एपीआई रिक्वेस्ट है। तो इस एपीआई रिक्वेस्ट को अगर हम नोटपैड में पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पेस दिया है कि ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। इसके बाद जो पहला पैरामीटर हम ऐड कर रहे हैं यूआरएल में वो है एक्सेस की। तो यहाँ से सारे स्पेस हम हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एंड सिंबल इक्वल टू एपीएल। तो जब हम लोग कभी भी किसी यूआरएल पे काम करते हैं तो उस यूआरएल में हम लोग यूआरएल पैरामीटर्स कुछ पास करते हैं और उसके वैल्यूज की वजह से हमें एंड में कोई रिजल्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे स्लाइड स्कोप सर्च किया तो स्लाइड स्कोप सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि google.com/search?q इज इक्वल टू स्लाइड स्कोप एंड समथिंग ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली कई बार यूआरएल में इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा के एक यूआरएल पैरामीटर ऐड करते तो वो हमें कुछ भी वहाँ पे सर्च करने देता है। या इवन हमारी वेबसाइट में अगर हम लिखते क्वेश्चन मार्क s इज इक्वल टू जेसन, तो आप ऐसा लिखेंगे तो जो भी हमने जेसन के ऊपर आर्टिकल लिख रखे हैं वो सारे आने लगेंगे। तो ये जो पहला पैरामीटर हम एंटर करते हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, ठीक है, पहला पैरामीटर। और पहले के बाद जितने भी पैरामीटर आएंगे वो एंड से आएंगे। जैसे अगर हमने लिखा s इज इक्वल टू जेसन एंड डेट इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पे लिख दे एंड ईयर इक्वल टू 2024 एंड मंथ इक्वल टू जनवरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यूआरएल बेस हो गया। इसमें अगर हमने देखा तो क्वेश्चन मार्क s लिखा तो s इज इक्वल टू जेसन पहली चीज हो गई। फिर दूसरा पैरामीटर है ईयर, तीसरा पैरामीटर है मंथ। इनकी वैल्यू हम जो भी एंटर करना चाहे वो एंटर करते, तब यूआरएल हमें रिजल्ट में कोई आंसर देता है। जैसे इस केस में यूआरएल रिजल्ट में हमें जो आंसर दे रहा है वो एक एचटीएमएल आउटपुट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और चैप्टर सीखा था, तो देखिए एक और यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे जब हमने लिखा s इक्वल टू ऑर्डर, सारे ऑर्डर जेसन फॉर्म में आ गए। अगर हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न्स, सारे रिटर्न जेसन फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि
यूआरएल को जब हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूआरएल को कॉल करते वक्त एक पूरा यूआरएल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ये जिसने भी एपीआई बनाया होता है, ये वो बताता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा तो डेटा आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे API marketstack.com जो साइट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क एक्सेस की इज इक्वल टू दिस एंड सिंबल इक्वल टू APL, ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, तो इससे आपको एक डेटा रिटर्न होगा। और अगर हम इस डेटा को यहाँ पे रन करते हैं, इस URL को, तो आप देखेंगे कि इस कंपनी के यानी AAPL एप्पल कंपनी का सिंबल है, ये डेटा आएगा। अगर यहाँ पे हम MSFT लिख के देखते हैं, तो अब की बार ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा आया। ये जो डेटा आया, इसके अंदर बहुत सारी कीज़ हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें पहली की है पेजिनेशन, दूसरी की है डेटा, दो की रिटर्न हो रही है। और अगर हम पेजिनेशन को ओपन करते हैं, तो पेजिनेशन के अंदर भी एक डिक्शनरी है। तो अगर हम रॉ डेटा को प्रिंट करते हैं, तो इस तरीके से आ रहा है। पहले एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी का पहला ऑब्जेक्ट भी एक डिक्शनरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक डिक्शनरी है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में बहुत सारी डिक्शनरीज हैं जिन सब में एक ही वैल्यू है। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ये टाइम दिया है, इट्स जस्ट लाइक कि जब मार्केट ओपन हुई तो उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस क्या था, हाई सबसे कितना गया, लो सबसे कितना गया, इस टाइप से यहाँ पे डेटा मिलता है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इंपोर्ट जेसन करना है, क्योंकि हमें जेसन डेटा को रीड करना है। दूसरा हमें क्या करना है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजना है कि भाई ये हमें डेटा फेच करना है या गेट करना है। फिर ऐसा करने के लिए हम इस URL के ऊपर यहाँ से भेजेंगे। अभी हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली लिख रखा है, बाद में हम लोग इसे डायनेमिक भी बनाएंगे, यानी हम यूज़र को एक ऐसा सेटिंग देंगे कि वो अपने मन से किसी भी कंपनी का सिंबल यहाँ पे ऐड करे। जैसे मेटा, जैसे हमने AAPL देखा, MSFT देखा, एक मेटा भी है, तो मेटा का डेटा आ जाएगा, इसका प्राइस 747.57 है। सो इस तरह से ये डेटा आएगा, तो वो भी हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया URL। अब अगला जो मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग का रिक्वेस्ट डॉट गेट करना होता है, तो हमको लिखना होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट, और फिर हमें URL यहाँ पे लिख देना होता है। यानी कि जो कुछ भी डेटा वहाँ से उठ के आ रहा है, वो इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और रिस्पॉन्स में अगर 200 लिख के आया, दैट मीन्स कि डेटा सही से आ गया, रिस्पॉन्स 200। मैंने बताया था अगर कुछ गलती होगी, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ गलत URL लिख दिया, API लिख दिया गलती से, अब अगर हम करेंगे तो कुछ एरर आएगा। अगर उस API से ही कुछ वो आया, जैसे अभी हम लोग ने कुछ देर पहले ओपन वेदर मैप का देखा था, तो ओपन वेदर मैप का API भी होता है। तो यहाँ पे अगर हमने ओपन वेदर मैप का देखा, ये अभी 401 दे रहा है। तो इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे ये URL तो सही कर देते, मगर मान लो रिस्पॉन्स ये वाला तो 400 ही ये वाला तो 200 ही आएगा। और अगर हमने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट गेट,
और यहाँ पे हमने ये यूआरएल डायरेक्टली लिख दिया। तो ऐसा करने से अगर हम रन करते तो ये हमें दे दे रहा, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट गेट, सॉरी, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या, तो यहाँ पे देखिए 401 आ रहा है क्योंकि जेसन एरर दे रहा है 401। तो जो भी वहाँ पे एरर आ रहा होगा वो यहाँ लिख के आ जाएगा। तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये हम हटा दे रहे हैं, ये सिर्फ बताने के लिए ताकि जब सही होगा तभी केवल 200 आएगा। और मैंने लास्ट क्लास में इन एरर्स और इन मैसेजेस के बारे में भी बताया था। तो ये हो गया। अब फाइनली हमें पता है कि हमारे रिस्पॉन्स में डेटा आ गया है। तो हमें फाइनली क्या करना है कि डेटा जो होगा वो हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो अगर हमें पूरा डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन नाम से उस डेटा में सेव कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो डेटा आया है इसका टाइप क्या है, तो आपको दिख रहा है कि डिक्शनरी है। तो अब आपको पता चल गया कि रिस्पॉन्स एक डिक्शनरी आ रहा है, और यहां से आपको दिख रहा है कि उस डिक्शनरी के अंदर एक की है पेजिनेशन और दूसरी की है डेटा। उस डेटा के अंदर हमारा मेन डेटा है, उस कंपनी के स्टॉक की वैल्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मेन डेटा है। तो हम क्या करने वाले कि अगर हम लिखते हैं कि डेटा स्क्वायर ब्रैकेट डेटा, तो इससे क्या होएगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू फैच होगी। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि मान लो स्टॉक नाम से सेव करते हैं। तो ये अब वो कह रहे कि ओके सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, हाँ। तो अब ये स्टॉक आ गया। तो मेरा पहले क्वेश्चन आप लोग से, मैंने ये डेटा डेटा क्यों लिखा, कैन यू टेल कि ये ऐसा क्यों लिखा? यहाँ पे हम लोगों ने डेटा डेटा करके क्यों लिखा है? अगर हमें किसी यूआरएल में मान लीजिए स्पेस लिखना है %20, @ लिखना है %40, मैं अपनी साइट पे दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा %20 एनालिसिस तो ये कहेगा स्पेस। अगर मैंने लिखा %50 एनालिसिस तो ये एक पी लिख दिया, यानी पी लिख दिया गलत, %50 मैंने वही सोचा पी कहाँ का है, तो ये पी आ गया। %30 हर एक सिंबल का, लाइक हर एक नंबर का यहाँ पे कुछ है तो ये 0 हो गया। एनी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो यूआरएल में ये सब होते। तो आप अगर टॉपिक सर्च करेंगे यूआरएल एनकोडिंग, ठीक है, ये टर्म भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा जब आप लोग यूआरएल से डील करेंगे। जैसे यूआरएल एनकोडिंग में यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे कि जैसे हेलो घंटर लिखा है तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इनकोड स्पेस एस %20, ये देखो पूरा लिखा है, स्पेस एक्सक्लेमेशन 21 डबल कोट, है ना। यहाँ से पूरी लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि कई जो सिंबल है ना वो यूआरएल में अगर हमें पोस्ट करने पड़े तो यहाँ से करने पड़ेंगे आपको। ये भी आप लोग कहीं पे नोट अपना बनाओ, यूआरएल एनकोडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सारा कुछ हम लोग को सीखना है कायदे से। तो इसका रूल क्या रहेगा सर? रूल कुछ नहीं है, रूल कुछ नहीं है, ये आपको याद करना है कि ये आस्काई इनकोडिंग होती है। यूआरएल में अगर मुझे मान लो यूआरएल में ब्रैकेट लिखना है, अगर मुझे सर्च करना है डेटा ब्रैकेट एनालिटिक्स या समथिंग, तो डेटा ब्रैकेट एनालिटिक्स, तो ऐसा करा तो देखो डेटा ब्रैकेट एनालिटिक्स आ गया, %20 है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिखूंगा तो शायद
वो नहीं समझ पाए या कभी एरर आ सकता है। तो यूआरएल में उस चीज़ के लिए कई बार ये इंकोडिंग की जाती है, सिंबल लिखे जाते हैं, ठीक है। ये अभी ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी याद कर लो ये सब, लेकिन जैसे स्पेस का याद रखो, %20 होता है, क्योंकि स्पेस कई बार दिक्कत करता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जैसे देखा कि मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा कि इंपोर्ट जेसन हमने क्यों किया। मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछता हूँ। जेसन हमने इंपोर्ट किया क्योंकि जो ये हमारे मार्केट स्टैक की एपीआई जो डेटा दे रही है वो जेसन है। रिक्वेस्ट हमने क्यों किया? रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि हमें उस पे एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। गेट वहीं से हम आए कि ये जो पैरामीटर है जैसे क्वेश्चन मार्क, %, ये जो क्वेश्चन मार्क और एंड के साथ जो पैरामीटर लगे ये तब आते हैं यूआरएल में जब हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट के लिए ये चाहिए। तो अब हम जब यूआरएल में ये पूरा डेटा लाए तो वो रिस्पॉन्स में सेव हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ये डेटा डेटा क्यों लिखा है? एक की डेटा है और एक रिस्पॉन्स डेटा है। ये जो पूरी कहानी आई इसको हमने इस डेटा नाम के वेरिएबल में सेव किया, ठीक है। जब हमने पूछा कि ये पूरी कहानी का डेटा टाइप क्या है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन ने जेसन को पाइथन ऑब्जेक्ट डिक्शनरी बना दिया, राइट। यही हमने पढ़ा था पहले दिन। इसने जेसन को पाइथन ऑब्जेक्ट डिक्शनरी बना दिया, जहां जो हमने कंफर्म भी किया। अब अगर हमें डिक्शनरी की कोई की वैल्यू चाहिए तो हम की का नाम ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा पेजिनेशन, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ तो वो वैल्यू आ गई ना सारी, देखो लिमिट एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मुझे काउंट चाहिए या टोटल चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? डेटा पेजिनेशन और फिर मुझे पता है कि पेजिनेशन के अंदर फिर डिक्शनरी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, तो मुझे 100 मिल जाएगा। ये आपकी समझ में आया कि नहीं? ये 100 कैसे आया? हमने बेसिकली इस वैल्यू को एक्सेस किया है। यस सर। क्योंकि हमने देखा कि पेजिनेशन नाम की जो की है उसकी वैल्यू भी एक डिक्शनरी है, तो उसकी डिक्शनरी में जब हम एंटर कर गए तो हमें दिख गया ये डेटा, ओके। तो इसी तरीके से डेटा पेजिनेशन काउंट अगर हमने लिया तो वो काउंट हमें दिख गया ये। तो ये होता है करना। अब अगर हम डेटा में चले गए तो ये जो स्टॉक नाम से आया, अगर इसका टाइप देखेंगे तो क्या होगा? इसका टाइप आप लोग बताइए। ये स्टॉक का टाइप क्या होगा जो कि इससे बन के आया है? क्या आएगा? लिस्ट। लिस्ट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि लिस्ट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो ये आएगा लिस्ट, और लिस्ट के सभी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर आई इन लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? स्टॉक। हम क्या कर देते हैं? प्रिंट आई। पर अगर हम यहाँ पे प्रिंट आई करेंगे तो ये सारी डिक्शनरीज प्रिंट होने लगेंगी ना, क्योंकि हर एक आई यहाँ पे, हर एक आइटम यहाँ पे एक डिक्शनरी है। सर स्टॉक डिक्शनरी है ना? स्टॉक क्यों डिक्शनरी? स्टॉक तो लिस्ट हुई ना। अच्छा यस सर। हम आई क्यों ले रहे हो? डायरेक्ट स्टॉक ही क्यों ना लिख दो प्रिंट में? अगर मैंने लिखा तो ये 100 की 100 वैल्यू एक साथ प्रिंट होंगी। हमें 100 वैल्यू थोड़ी एक साथ प्रिंट करनी। मान लो उसने तुमसे पूछा कि हमें कंपनी का नाम बताओ और उसका ओपन वैल्यू बताओ, मान लो ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये है कि नेम एंड ओपन वैल्यू बताओ, या थोड़े। तो एलाइज कर रहे हो, स्टॉक का नाम आप रिप्लेस कर रहे हो आई से। हाँ, क्योंकि स्टॉक डिक्शनरी है और नाम और वैल्यू, नाम और ओपन उसकी डिक्शनरी की कीज हैं कि नहीं बताओ। की तो बाद में ले लेंगे ना, कहाँ ले लोगे? इसी के जस्ट आई के प्रिंट कर दो आई। हाँ तो तभी तो किया, तो तुम अभी पूछ रहे हो ये आई क्यों लिखा, जब मैं बताने लगा क्यों लिखा तो तुम कहोगे। तो अब अगर हमें नहीं, नाम चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई और इसमें लिखेंगे नेम, और यहाँ पे लिख देंगे कि नेम इज, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कॉमा लगा के। और अगर हमें उसी का ओपन वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट ओपन इज, ऐसे। तो आई ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा फॉर आई इन स्टॉक। ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे जो 100 रिकॉर्ड्स आए हैं, अगर मैंने इसको रन कर दिया तो ये 100 बार रन होगा और जो ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इसको इस तरीके से लिखें। अगर हमें इसे 10 बार ही रन करना है, मैं इस कोड को रन नहीं करूंगा, इसको मैं टेक्स्ट में बदल दूंगा। मैं अभी दूसरा करूंगा क्योंकि मैं 100 का कोड रन नहीं करना चाहता बेसिकली, ठीक है। अभी मैं दूसरा चीज करना चाहता हूँ कि इसको, ये तो चलो आपके लिए रेफरेंस के लिए लिखा रहेगा। अच्छा, अगर हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 से 11 प्रिंट आई, तब क्या होगा, याद है कि नहीं ये बात? ये शायद 10 तक जाएगा, 0 हाँ, से 0 से 10 तक जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमें 10 वैल्यू देगा शुरुआत की। तो अब हमें ये चीज पता लगी, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो अब हमने जो रेंज ली है वो ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आएगा। चेंज ये है कि जो अब की बार इसे ये नहीं पता कि ये आई कहाँ का है, ठीक है। तो हम सीधे लिख देंगे कि ये स्टॉक नाम की जो लिस्ट है उस लिस्ट में पहले आई लो, आई पे जो भी है, और उसका नाम लाओ। तो ऐसा अगर हम करते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको केवल 5 तक करते हैं, पहले हम टेस्ट करते हैं ये 5 तक दे रहा है कि नहीं, ठीक है। और 5 तक करने के बाद ये, तो अब आप देखो क्या हुआ इस ट्रिक से। ऊपर से जो 5 डेटा पॉइंट्स आए हमारे पास, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, वहां तक के हमारे पास जो है उसकी वैल्यू ओपन तक की आ गई। ये अच्छा, ये चेंज इसलिए हुई क्योंकि इधर मेटा की लगी हुई है और इधर माइक्रोसॉफ्ट की लगी, इसलिए चेंज हो रही। तो ये ऊपर की 5 वैल्यू आ गए हमारे पास। अब ये कोड थोड़ी देर आप लोग देखिए और बताइए कि ये कोड आपकी समझ में आया या नहीं आया, जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है, अगर मौजिला आप यूज कर रहे हैं तो मौजिला में अगर आप जेसन आउटपुट देखेंगे तो जो हमारी डेटा नाम की की है उसके अंदर आप देखें 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स चलता है, ठीक है। और हर इंडेक्स की एक वैल्यू आ रही है। तो हम बस इतना कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं आई इंडेक्स जो है उसकी रेंज 0 से 5 रख रहे हैं, यानी शुरुआत की 5 ले रहे हैं, वो 5 तक नहीं जाएगा, 4 तक जाएगा। और फिर हम कह रहे हैं कि स्टॉक पे अगर आई लिया, यानी स्टॉक में 0 लिया पहली बार, तो 0 का नाम बता दो और 0 का ओपन बता दो। फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा। अब हम लोग एक और चीज करते हैं,
हम लोग यहाँ पे एक डेट्स नाम की एम्प्टी डिक्शनरी एम्प्टी लिस्ट बनाते और ओपन नाम की एक एम्प्टी, क्लोज भी ले सकते हो आप, ओपन क्लोज हाई जो आपको लेना हो। मैं ओपन नाम की एक बना दे रहा हूं, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट। फिर हम इसे 10 बार चलाएंगे और ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेट्स में अपेंड करेंगे, हम डेट्स में अपेंड करेंगे इसकी जो डेट की है, तो वो डेट की कैसे दी है, डेट नाम से दी है। तो डेट्स में मैं अपेंड करूंगा डेट को, और ओपन में मैं अपेंड करूंगा ओपन को। ओपन नाम की जो लिस्ट है उसमें मैं अपेंड करूंगा ओपन को। ये इससे पहले मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूं, आप लोग जो लाइव क्लास अभी कर आप देखिए और समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आप लोग को, अगर इसमें समझने में थोड़ी तकलीफ है तो मैं एक और कोड यहाँ पे बताता हूँ, शायद ये समझ में आए। आप सबको पता है कि स्टॉक के अंदर पूरा का पूरा डेटा है, पूरी की पूरी लिस्ट है। अगर हम स्टॉक 0 लिखते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वी राइट स्टॉक 0? ये बताइए। बताओ शादत, स्टॉक 0 लिखते हैं तो क्या होगा? या कोई भी आप बता सकते आई थिंक ये जीरो वाला रिपोर्ट दे देगा, ओपन है जो भी जीरो में। हो। हाँ, 0 के अंदर की पूरी डिक्शनरी दे देगा, ठीक है। अब अगर मुझे 0 का ओपन जानना है तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे ही तो लिखूंगा। कंडीशन अप्लाई करते रहेंगे। तो जब हमने 0 का ओपन लिख दिया, ये आ गया। अगर मुझे 0 का नाम जानना है तो मैं क्या लिखूंगा? नेम लिख देंगे, बस यहाँ नेम लिख देंगे, रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है। अब अगर मुझे 5 का जानना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ 5 लिख दूंगा, राइट। सो हो क्या रहा है यहाँ पे कि हर एक रो जो यहाँ पे रिटर्न हो रही है उन सबका कुछ नाम है, उन सबका कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अब जरा इस लूप को ध्यान से देखो। इस लूप में हमने आई नाम का एक वेरिएबल लिख दिया। यहां हम लोग मैनुअली 012 लिख रहे थे, मैनुअल 012 की जगह यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल लिख दिया, और उस आई नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फॉर लूप के जरिए हमने बार बार बदला दी, यहाँ पे बार बार बदलवा दिया, बार बार चेंज करवा दिया। हमने कहा आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो ये लूप क्या करेगा, बार बार स्टॉक आई का जो नाम होगा वो और उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। फिर लूप 0 से 1 पे पहुंच जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। फिर लूप 1 से 2 पे पहुंच जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। 3 पे ये, 4 पे ये। तो अब ये कोड थोड़ा और क्लियर हुआ या नहीं आप लोग के? हमको बताना चाहिए। यस सर। क्लियर है ना ये? सो अब हम एक और स्टेप आगे बढ़े। हमने डेट्स नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसमें कोई वैल्यू नहीं धरी। ओपन नाम की भी बने, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं भरी। फिर हमने वही चीज की, इस बार हम 10 बार रन कर रहे हैं, सेम वही चीज कर रहे हैं, पर इस बार प्रिंट कराने की जगह, क्योंकि यहाँ पे वो बस हमें दिखा रहा था, हम डेट में अपेंड कर रहे हैं। और आप लोग को याद होगा जब हम लोग लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि अपेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंड क्या करता है? ऐड वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट। किसी अपेंड क्या करता है? ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट। मुझे एक बात बताओ, जब लिस्ट एम्प्टी है
तो उसका एंड और उसका स्टार्ट सेम होगा ना, हाँ या ना? जब जब लिस्ट एम्प्टी है तो उसकी पहली वैल्यू और उसकी लास्ट वैल्यू सेम होगी कि नहीं, बताओ। Yes. राइट? तो ये क्या करेगा, पहले जीरो की स्टॉक की डेट वैल्यू उसमें ऐड कर देगा, फिर जब ये 1 आएगा तब उसमें एक वैल्यू होगी कि नहीं? जब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जीरो पहले ही आ गया होगा, तो वो उसके एंड में ऐड कर देगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जीरो और 1 पहले ही आ चुके होंगे। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं और अब हम कहते हैं भाई डेट्स में क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे डेट्स में आएंगी 10 वैल्यू एक एक करके, 20 8 19 8 18 8, तो 6 7 8 9 9 10 क्यों नहीं आए? ऐसा क्या हो गया 9 10 को? जरूर 9 10 को कुछ सैटरडे संडे रहा होगा, 9 को सैटरडे 10 को संडे, उस दिन मार्केट ओपन ही नहीं हुई तो वो डेट आई नहीं। तो ये रही डेट्स। और अगर हम उनके ओपन को देखेंगे, ओपन लिस्ट को, तो उसमें भी 10 वैल्यू आई होंगी, ये कि इन डेट्स में ये वैल्यू थी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को एक डेटा मिलता है। पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का नाम होता है, जैसे हम लिखते हैं import matplotlib.pyplot SPLT। मुझे पता है कि पहली बार जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, पर याद हो जाएगा। मैटप्लॉटलिब नाम की एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर पाईप्लॉट नाम का एक हम ऐसे लिखेंगे कि matplotlib.pyplot, ठीक है। तो पाइथन प्लॉट है, इसे बस पीएलटी नाम से बुला रहे हैं इस मॉड्यूल को। और पीएलटी में एक प्लॉट नाम का मेथड है जहाँ पे हम डेट्स और ओपन के बीच में एक ग्राफ बना देंगे। ये हम आगे पूरा सीखेंगे, पर ये देखिए, एक हमने स्टॉक का डेटा एनालाइज करने के लिए छोटी सी इमेज बनाई कि इन 10 दिनों में स्टॉक का डेटा कैसे कैसे वेरी किया, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। ये मेथड हम लोग आगे सीखेंगे, तो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है कोई इशू नहीं है, पर आपको दिख रहा है कि जो हमारे सारे डेट्स थे वो सारे डेट्स हम एक जगह ले आए, जो हमारे सारे वैल्यूज थे उनको हम एक जगह ले आए, और डेट्स वर्सेस ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया। और डेट्स कॉमा ओपन, जैसे अगर हम एक लाइन चार्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम x कॉमा वाई लिखते हैं। तो जैसे अगर हमने लिखा प्लॉट x कॉमा वाई, तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे ये चीज़ और क्लियर होगी। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज। वोल्टेज पहले था 200, फिर हुआ 210, फिर हुआ 220, फिर हुआ 230, फिर हुआ 240 और फिर हुआ 250। जैसे हमारे घर में वोल्टेज आता है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक वोल्टेज कंट्रोलर की मदद से वोल्टेज को ऐसा किया, और इस वोल्टेज पे जो करंट आई वो कुछ ऐसी थी, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5 करंट थी। तो ये हो गया वोल्टेज करंट। अगर हम लिख देते पीएलटी डॉट प्लॉट, ये पाइथन का एक मेथड होता है मैटप्लॉटलिब का, और अगर हम यहाँ लिख देते वोल्टेज कॉमा करंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर सारी वोल्टेज रख देगा। जैसे क्या होता है कि जब आप प्लॉट एक बनाते हैं
एक ग्राफ बनाते, जो आप लोगों ने अपने स्टार्टिंग की क्लासेस में भी सीखा था, ज्योमेट्री या कैलकुलस की, कि यहाँ पे हम लोग एक रखते, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ हम रखते हैं वो चीज़ होती है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका दूसरी चीज़ पे असर नहीं है। जैसे ज़्यादातर जो समय होता है, टाइम टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ बढ़ती या घटती है। तो जैसे वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा रहे हैं तो उसके बेसिस पे करंट बदल रहा है, तो हम कहेंगे वोल्टेज इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ रही है सोलर पैनल की प्लेट के ऊपर, तो सूरज की रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो अपने हिसाब से पड़ रही है, और उस इंटेंसिटी के आधार पे वोल्टेज कितना बढ़ या घट रहा है, सोलर पैनल कितना जनरेट कर रहा है, वो अलग चीज़ होगी। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, हम आगे सीखेंगे। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो जो plt.plot नाम का मेथड होता है उसमें हम x, y लिखते हैं। तो x की सारी वैल्यूज x एक्सिस पे आ जाती हैं, y की सारी वैल्यूज y एक्सिस पे आ जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर हम ये रन करेंगे बहुत अच्छा सा एरर आएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनके सेम शेप में है, यानी हमने कुछ वैल्यू कम ज़्यादा कर दी। हाँ, इसमें देखो हमने 6 वैल्यू डाल दी और इसमें 5 ही हैं, इस वजह से एरर। तो दोनों में सेम होना चाहिए। तो ये देखिए ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन ये दिखा रही है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि आपने ओम्स लॉ सीखा होगा, V बराबर आई आर, उसका कंसेप्ट है। मैं इतने डीप में नहीं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल उसमें, पर ऐसा है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 8-10 वैल्यू हैं और एक और लिस्ट है जिसमें 8-10 वैल्यू हैं, तो आप उन दोनों के बीच में एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पे क्या पता लग रहा है। यहाँ से पता क्या लग रहा है, मेन बात, कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, वोल्टेज के बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है। अगर इसी में हमने एक मान लो 250 जोड़ा और यहाँ से फिर हमने जोड़ा 1.2, फिर यहाँ हमने जोड़ा 260, यहाँ पे हमने जोड़ा 1.1, ऐसा कुछ बनाया, तो आप देखोगे कि वोल्टेज के बढ़ाने पे एक सर्टेन पॉइंट तक करंट बढ़ा, उसके बाद करंट ड्रॉप होना शुरू हो गया। इस तरीके से इस छोटे से डेटा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने कहा समझ में आया। तो अब अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे भी तो आप वही कंसेप्ट लगा सकते हो कि डेट जब जब बढ़ते लगी या जब जब घटने लगी तो वैल्यू कैसे चेंज होने लगी। तो ये जो पीएलटी होता है, इसमें पीएलटी फिक्स साइज होता है एक, ठीक है। इस तो हम लोग को ये अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा कि पीएलटी का फिगर साइज कैसे बड़ा या छोटा किया जाए। तो अब देखिए ये इसका फिगर साइज 10 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20,5। तो अभी चेंज नहीं हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा क्या बकवास हो रहा है। सो हम लोग एक और लाइब्रेरी पढ़ेंगे जिसके अंदर ये हम इसको सही करेंगे। चेंज नहीं होने का कारण ये होता है कि पहले हमें फिगर बनाना होता है कि भाई हम फिगर इतना इमेजिन कर रहे हैं, फिर वैल्यूज को पुट अप करते हैं। तो अब अगर करोगे तो ये मैंने इसलिए किया ताकि ये डेट्स थोड़ी हमें दिखें, अभी भी नहीं दिख रही हैं। तो हम एक इसको 40 कर देते हैं, काफ़ी बड़ी अब आपको डेट्स दिखेंगी और ये जूम हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कि डेट्स जब जब बढ़ती जा रही हैं तो वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, सो ये इसी में ये हो गया हमारा एक बेस। अब हमें पता चल गया कि भाई
अगर हमें अगर सारी वैल्यूज दिखाने तो क्या करना होगा, तो अब हम अपने सारी वैल्यूज दिखाएंगे। तो हम फॉर आई इन रेंज 0 से 100 कर देते हैं, ठीक है, जो हमें पता है कि 100 तक वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, और वो हम चेक भी कर लेंगे कि लास्ट की वैल्यू कितनी है। आ गया वो, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 100 है लेकिन अप टू 99 है। हम लोग कुछ ऐसे 99 100 तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, जितना भी देना हो। अब जो हमारे पास आएगा डेटा, तो ये जो मैटप्लॉटलिब का प्लॉट होता है, ये क्या कर रहा है, पीएलटी डॉट फिगर, यानी जो डायग्राम हम बना रहे वो बता रहे कि उस डायग्राम का फिगर साइज क्या रखना है। तो हम 20,5, 20 उसकी लेंथ होएगी और 5 उसकी हाइट होएगी। फिर प्लॉट क्या कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं डेट और ओपन प्लॉट कर रहे हैं। और पीएलटी डॉट शो क्या करता है, शो मतलब कि ग्राफ दिखा दो, ठीक है। इसमें एक और भी मेथड होता है, पीएलटी डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये टाइटल क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक प्राइस एक्स लेवल पे क्या है और वाई लेवल पे क्या है। ओपन वैल्यू है वाई लेवल पे, एक्स लेवल पे है डेट। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में दिखाएगा क्या। तो जब इसको रन करेंगे तो एक बढ़िया सा ग्राफ दिखाएगा, और हमें दिखा रहा है कि वैल्यू किस तरीके से बढ़ी या घटी या क्या हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा यूज हुआ, जिसमें हमने देखा कि एक किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस हमने एनालाइज किया, और ये सब हम लोग डायनेमिक बना सकते हैं। वो तो यहाँ पे हमने लिखा है। डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आप यूजर से पूछ लो कि एक इनपुट दे दो, और कह दो इनपुट एंटर अ स्टॉक सिंबल, और इसको सिंबल नाम दे दो। फिर उसके बाद वो सिंबल देगा, उस सिंबल को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दो, इक्वल टू यूआरएल में इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करके एक पूरा कोड बना देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से एक कोड लिखते हैं। हमने पहले यूज़र से सिंबल लिया, फिर उस सिंबल को हमने यहाँ से प्लस करके कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो वो डायनेमिकली उसमें ऐड हो जाएगा। फिर जब ऐड हो जाएगा तो हम उसमें से इस स्टॉक को निकाल लेंगे, कि सबसे पहले हम उसमें से रिस्पांस निकाल लेंगे। रिस्पांस में सेव हो जाएगा कि यूआरएल में जो डेटा है, फिर हम डेटा बराबर रिस्पांस में जो सेव हुई है वैल्यू उसे गेट कर लेंगे। तो डेटा बराबर रिस्पांस डॉट जेसन, इस तरीके से डेटा हमारे पास आ जाएगा। फिर आपको पता है कि डेटा में से स्टॉक किस तरीके से निकालना है। तो स्टॉक जो है वो ये है, इससे स्टॉक के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी आ जाएगी, और जो पूरी की पूरी डिक्शनरी आएगी उसके बाद तो आपको पूरा लूप पता ही है कि ये लूप क्या है। तो यहाँ से अभी हमने लूप बना लिया, यही तो है लूप। फिर हमने ये लूप बना लिया कि डेट्स ये है, ये पूरा हमने रन किया, और फाइनली ये सब करने के बाद हम ये फिगर बना देंगे ऐसा। और यहाँ पे टाइटल हम लिख देंगे
स्टॉक प्राइस तो कॉमन रहेगा, पर अभी के लिए सिंबल का स्टॉक प्राइस ले ले रहे हैं, सिंबल कॉमा स्टॉक प्राइस। तो ये हमारा एक कोड हुआ। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इतना बड़ा एक प्रोग्राम बना, और इस प्रोग्राम को आप अगर आइडल में सेव कर लेते हो, ऑब्वियसली आपको ये सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये आपका एक कंसोल प्रोग्राम भी बन जाएगा, और उससे आप बस सिंबल एंटर करो और आपका कंसोल प्रोग्राम उसका डेटा बताएगा। मगर जुपिटर नोटबुक या कोलैब नोटबुक में जब हम इसे रन करेंगे तो ही ग्राफ बनता है इस तरीके से। सिंबल मान लो हम मेटा डालते हैं यहाँ पर, तो ये रन हो रहा है, तो कह रहे कि कुछ एरर दिया उसने अभी, लेकिन एटलीस्ट उसने मेटा का एक ग्राफ दिया। तो एरर देखते कि ये ओके, तो plt.title हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, सिंबल प्लस स्टॉक प्राइस। तो हम टाइटल को ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई जो टाइटल है वो ये हो जाएगा, दो स्टॉक प्राइस हैं, ये टाइटल है कि सिंबल प्लस स्टॉक प्राइस, क्योंकि सिंबल भी स्ट्रिंग है, स्टॉक प्राइस भी स्ट्रिंग है, और plt.title में टाइटल भर देंगे। ठीक है, रन करते हैं। इस बार मान लीजिए हम AAPL लिखते हैं, एप्पल, तो एप्पल का हमारे पास पूरा आ गया। तो अब पूरा हमारे पास ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से एप्पल स्टॉक प्राइस पूरा टाइटल बन गया। इस पूरे कोड को आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और रिवाइज करके आप पूरा रन करिए। एक छोटा सा ही कोड है, पर इसमें बहुत सारा लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, और वो लॉजिक यही है कि आप किस तरीके से किसी कंपनी के स्टॉक वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, कैसे वो चेंज हो रहा है, कैसे वो बढ़ घट रहा है डेट के भी मतलब हिसाब से, सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। यही हमारा आज का चैप्टर था। आप लोग इसको रन करिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डेटा एनालिसिस रिलेटेड पाइथन के थ्रू और लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे।